तो देखिए अब जो हमारा ये जो लेक्चर है हमारा आज जो रहने वाला है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे रहने वाला है, ठीक है। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हमने प्लांट में देखा फूड कैसे बनता है और फूड इज इक्वल टू ग्लूकोज, है ना। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। यहां देखेंगे फूड बना क्यों, फूड जो होता है वो क्यों तैयार होता है प्लांट की बॉडी में, या फिर हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं। तो आप लोगों का सबका एक ही आंसर होना चाहिए कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो फॉर दी एनर्जी, एनर्जी के लिए खाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है जो हमने खाना खाया होगा, स्लो करो, जो हमने खाना खाया होगा, जो हमने खाना खाया, तो वो जो खाना है उस खाने की जब हम बात करें तो जो फूड है हमारा वो फूड क्या करेगा, वो हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, वो फूड ब्रेक डाउन होता है और फूड ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हम जो खाना खाते हैं वो खाना हम एनर्जी के लिए खाते हैं, ओके। तो फूड ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज करेगा और ये सारा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, देखो रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या है कि रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन, एनसीईआरटी में जब लाइन पढ़ेंगे आप लोग तो ऑक्सीडेशन होता है ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, कि फूड का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड्स, जो फूड एनर्जी रिलीज करेगा ऑक्सीडेशन के बाद, एनसीईआरटी ने उसको बोला है, हाईलाइटेड है, उसको बोला है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नॉर्मली हम पढ़ते हैं हमारा जो फूड होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट सबसे जल्दी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट फुटबॉल होता है, ड्रिंक्स ब्रेक में वो लोग ग्लूकोज पीते हैं, प्रोटीन थोड़ी ना पीते हैं, ग्लूकोज क्यों पीते हैं, सबसे जल्दी एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉमनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज। इसके बाद कौन हो सकता है, फैट हो सकता है और कोई ना कोई प्रोटीन भी हो सकता है, सबके बारे में अभी देखेंगे हम लोग। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और लड़कों को वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एटीपी बनाकर देते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे NADH, इससे 3 एटीपी बनती है, FADH2 उससे 2 एटीपी बनती है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी में होते हैं वो भी एटीपी बना सकते हैं। ये तो हमारा फूड है। फूड के अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में है जैसे NADH, FADH2, ये भी हमें क्या तैयार करके देते हैं बताओ, तो ये भी हमें क्या तैयार करके देते हैं, एनर्जी। तो FADH2। अब बात आती है कि जो रेस्पिरेशन होता है ये सेल के अंदर होता है ना हमारी बॉडी में, जो रेस्पिरेशन होता है ये सेल के अंदर होता है। एनसीईआरटी ने एक अल्फाज दिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडेशन होने वाला है फूड का ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, उसके लिए लोकेशन क्या होती है बच्चों, लोकेशन होती है सेल। तो इस वजह से हम रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, ओके। अब यही जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो होता है मेनली 2 मेन टाइप का होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है तो एनर्जी मिलेगी, रेस्पिरेशन है तो एनर्जी हमेशा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी चाहिए क्यों? अगर मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बैठे हुए, तो ये सारा काम एनर्जी की ही वजह से हो रहा है। आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी तो आपको नींद आनी स्टार्ट होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होगी तो आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है, ये सब काम होगा, आप लोग यौन करने लगेंगे, जमाई लेने लगेंगे अगर एनर्जी की कमी होगी। तो एनर्जी जरूरी होती है हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को कराने के लिए। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके लिए एनर्जी, आप सुन रहे हैं, आप बैठे हुए उसके लिए एनर्जी, आप लिख रहे हैं उसके लिए एनर्जी, हर चीज के लिए जिंदा इंसान को एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप मर जाएंगे, उस दिन कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक एनर्जी चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है, ये अल्फाज मालूम होना चाहिए। तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक हो, ये हमने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते होते हैं कि एरोबिक मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो यहां पर जो एनर्जी बनती है वो ज्यादा बनती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन या तो लिमिटेड हो जाता है या ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, उसमें आपकी जो एनर्जी बनती है, जहां लिमिटेड चीज दोगे तो एनर्जी भी लिमिटेड बनेगी। तो दोनों की एनर्जी आपको मालूम होना चाहिए। एनर्जी बनती है, अच्छा हमने सेल चैप्टर में पढ़ा होता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, हाँ, कि जो सेल के अंदर एनर्जी तैयार होती है वो किस फॉर्म में तैयार होती है? एटीपी की फॉर्म में, है ना। तो एटीपी जो है अल्टीमेट एनर्जी है हमारी बॉडी में। फूड से एनर्जी डायरेक्ट नहीं लेते हम कि भाई कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ एनर्जी मिल गई, ना ना ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले टूटेंगे, उनसे बनेगी एटीपी, और फिर एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। अब मैं जितनी देर तक बोल रहा हूं तो मेरी एटीपी टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, जो मैंने खाना खाया। ठीक है, एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में हम जमा करते हैं अपनी बॉडी में? किस फॉर्म में? अकाउंट का नाम क्या है? किस खाते में अपना जमा करते हैं राशि? एटीपी की फॉर्म में। जब जरूरत होगी उसको कैश करा लेंगे। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों 38 एटीपीज बनती हैं, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कौन सा? जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर हमारे पास 2 एटीपी तैयार होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एरोबिक एनएरोबिक होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी कैसे बनती है ये भी देखना है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी क्यों बनती है ये भी देखना है। ओके, अब इन दोनों को देखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स पाए जाते हैं, कि हमारे पास स्टेप्स क्या क्या है रेस्पिरेशन में। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, तो लोगों स्टेप्स क्या क्या होते हैं रेस्पिरेशन में, कि एटीपी बनने का जो सफर है ये कितने पड़ाव से होकर गुजरता है, तब जाके एटीपी बनती है। तो याद रखना, तो 3 मेन पड़ाव होते हैं, 3 मेन पड़ाव होंगे तब जाकर हमारे फूड से एटीपी तैयार होता है। ओके, कितने मेन? 3 होते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसान हो, चाहे कोई और जानवर हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, सब में जो कॉमन पहला पड़ाव, पहला रास्ता है, उसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला स्टेप जो रेस्पिरेशन में होता है वो कौन होता है? ग्लाइकोलाइसिस। इसमें हम जो ग्लूकोज होता है हमारा, जो सबसे पहले और सबसे जल्दी एनर्जी देता है, ग्लूकोज पार्शियली टूटेगा, पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा और 2 एटीपी तैयार करके देता है नेट। ठीक है, और ये सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है, डिटेल पढ़नी है अभी हमें। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसके बाद बच्चों होता है, उसका नाम है लिंक रिएक्शन। क्या नाम है? लिंक रिएक्शन होती है। ठीक है, लिंक रिएक्शन होती है, इसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और फिर एक होता है फाइनली, उसका नाम होता है हमारा क्रैब साइकिल। तीसरा पड़ाव जो होता है इसको आप बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो ये आपको 3 स्टेप्स पढ़ने होते हैं। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा एक हेडिंग कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, डू प्लांट्स ब्रीथ। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं हम, CO2 छोड़ देते हैं हम। ये तो होता है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 बाहर गया। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं और एनसीईआरटी में बोला गया है कि भाई इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है हमारे पास कि हाँ है या ना है, मिक्स आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ ऑर्गन चाहिए होता है। प्लांट की बॉडी में तो कोई ऑर्गन नहीं होता है, टिश्यू लेवल की बॉडी होती है प्लांट की, ऑर्गन नहीं होता है।
ठीक है, तो प्लांट्स में अब ऑर्गन नहीं है तो कैसे ब्रीदिंग हो रही है भैया, है ना। लेकिन प्लांट ऑक्सीजन यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, वो ऑक्सीजन कहां से आया? तो आपका आंसर होता है कि भाई प्लांट के जो ज्यादातर हिस्से होते हैं उनमें स्टोमेटा पाया जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो उससे ऑक्सीजन आ जाएगी CO2 के साथ साथ। साथ ही साथ प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो याद करो, जब पानी टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है कि नहीं होती है? तो प्लांट तो अपना ऑक्सीजन खुद भी बनाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है वो। तो इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है। तो प्लांट में ऑर्गन नहीं है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास के इसका आंसर नो होना चाहिए। लेकिन प्लांट ऑक्सीजन यूज कर रहा है अपने अंदर बनाकर भी और बाहर से भी ले लेता है स्टोमेटा के द्वारा, तो इसका आंसर मिक्स्ड होता है। साथ ही साथ प्लांट का हर हिस्सा, जैसे हमें जो ब्रीदिंग करनी होती है नाक के जरिए कर सकते हैं, माउथ के जरिए कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में हर हिस्से के पास लीफ पर स्टोमेटा होंगे, स्टेम पर होते, हर हिस्सा, यहां तक कि जो लकड़ी वाला आपको पेड़ दिखाई देता है उसमें भी आपने दरार देखी होगी, क्रैक, है ना, तो उसमें भी पाए जाते हैं एक सेल सांस लेने के लिए, उनका नाम होता है लेंटिसेल्स। यह हम एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। ये जो लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटी का मतलब होता है लेंस जैसे, लेंस लाइक, लंबे लंबे से होते हैं, दरार में पड़े हुए, ठीक है। तो लेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब बात आती है, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका आता है ग्लाइकोलाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। इस ग्लाइकोलाइसिस को पहली बार कौन साइंटिस्ट था या कौन साइंटिस्ट थे, आपको मालूम होना चाहिए। 3 मेन साइंटिस्ट हैं, इस वजह से हमने ग्लाइकोलाइसिस में एक नाम सुना होता है EMP पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस का बच्चों दूसरा नाम होता है EMP पाथवे। E, M और P का तीनों का साइंटिस्ट के नाम की शुरुआत है। जैसे E से है यहां पर एम्बडेन, ऐसे ही ओटो मेयरहॉफ और पुर्नास, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को पहली बार एक्सप्लेन किया, ठीक है। EMP पाथवे भी बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का आपसे पूछा जाता है भाई लोकेशन क्या है, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए साइटोप्लाज्म। कहां होता है ग्लाइकोलाइसिस? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहां होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तीसरा सवाल जो पूछा जाता है, क्या ये फर्स्ट स्टेप है एनर्जी बनाने के लिए? आपका आंसर है यस। और ये सब में कॉमन स्टेप होता है, चाहे बैक्टीरिया हो उसको एनर्जी चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, इंसान को एनर्जी चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, प्लांट को एनर्जी चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, फंगस को एनर्जी चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, शेर को एनर्जी चाहिए ग्लाइकोलाइसिस, सबको एनर्जी जो चाहिए वो कहां से आएगी? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो सबस्ट्रेट होता है, जो सबस्ट्रेट सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है, सबस्ट्रेट जो कॉमनली इस्तेमाल होता है उसका नाम है आपका ग्लूकोज। और आपको ये भी मालूम है जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है, ये आपको मालूम है ना कि जो ग्लूकोज होता है इसको बनाने वाले पूरी दुनिया में प्लांट्स है बस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाले सिर्फ कौन लोग हैं? सिर्फ कौन लोग हैं भाई? प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स हैं, ये भी पूरा याद रखना। और ग्रीन प्लांट्स में भी उनके सिर्फ ग्रीन पार्ट्स हैं सारे। क्या लकड़ी भी हमारी फोटोसिंथेसिस करती है पेड़ की? नहीं ना, लीफ करती है, हरा पार्ट करता है। तो ग्रीन पार्ट क्यों करते हैं? सर आंसर है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ये अल्फाज भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो ग्लूकोज बनाने की जो खासियत रखते हैं वो सिर्फ कौन लोग रखते हैं भाई? ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स के भी ग्रीन पार्ट रखते हैं, सारे पार्ट नहीं करते। तो अल्टीमेटली एनर्जी की जो पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है उसको कौन पूरा कर रहा है? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। इसी वजह से उनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है बच्चों, याद रखना। तो सबस्ट्रेट सबसे कॉमनली कौन यूज होता है? ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है इसके लिए जो कंडीशन चाहिए, याद रखिएगा, कंडीशन रिक्वायर्ड, कंडीशन रिक्वायर्ड जो होती है, आपसे पूछेगा
कि ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में बैठा ग्लाइकोलाइसिस के लिए उसको कैसी कंडीशन चाहिए? आंसर है कि काम करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसा स्टेप होता है? एनएरोबिक स्टेप होता है। कैसा स्टेप? एनएरोबिक स्टेप होता है। ओके, एनएरोबिक स्टेप होगा मतलब विदाउट ऑक्सीजन। सवाल आ चुका है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस? आंसर है 0। कभी कभी आपको टेस्ट में देखने को मिलते हैं नंबर। टेस्ट में कितने देखने को मिलते हैं नंबर? 0। तो याद रखना जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो कैसी होती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इतने बुरे तो नहीं यार, 0 आ जाए तो तुम हमारी देते सर, है ना? ऐसे तो होता है, -1 भी हो जाता है। हाँ, माइनस वाले भी तो लोग हैं, माइनस लाने के लिए जान दे देंगे इसके लिए, ऐसे तो करते हैं। तो एनएरोबिक स्टेप होता है। एनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, अल्फाज याद रखिएगा, विदाउट ऑक्सीजन। तो कंडीशन रिक्वायर्ड एनएरोबिक होता है। साथ ही साथ तो इसकी परिभाषा क्या है ग्लाइकोलाइसिस की? ग्लाइकोलाइसिस की एनसीईआरटी में परिभाषा दे रखी है, ग्लूकोज का पार्शियली टूटना और 2 एटीपी बनाकर देना। क्या है यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, कि जो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। कहां होता है? साइटोप्लाज्म टू रिलीज 2 एटीपीज। कितनी एटीपीज? नेट 2 एटीपीज। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होने वाला सबस्ट्रेट कौन? ये ग्लूकोज कहां से आया प्लांट में? तो आप बोलेंगे ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। किसका? ग्लूकोज जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है? आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो ग्लूकोज है ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, आखिरी प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट किसका? फोटोसिंथेसिस का। और बच्चों जो फोटोसिंथेसिस का ये एंड प्रोडक्ट है, जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज है, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये याद रखना चाहिए। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एसटी से याद रखना, एसटी से स्टोर, एसटी से स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट की बॉडी में स्टोर होता है। और जो प्लांट की बॉडी में दौड़ता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, सेल के अंदर जो आएगा दौड़ता हुआ, तो प्लांट की बॉडी में जो फ्लो करता है वो किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म। किस फॉर्म में? सुक्रोज। तो आपको याद होना चाहिए सेल के अंदर जब ग्लूकोज एंटर करता था वो ग्लूकोज नहीं होता, किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में। तो याद रखना सुक्रोज जब ब्रेकडाउन होता है, और कौन सा एंजाइम यूज होता है? इनवर्टेज नाम का एंजाइम होता है, सुक्रोज को तोड़ता है और बच्चों बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस दोनों में कंडीशन ये होती है कि जो ग्लूकोज है इसमें भी 6 कार्बन है। 6 कार्बन की शुगर को आप बोलते हैं हेक्सोस। क्या बोलते हैं? हेक्सोस बोलते हैं। 6 कार्बन, हेक्स का मतलब होता है 6। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट जो पढ़ते हैं, तो 6 के लिए आता है हेक्स। ठीक है, तो हेक्सोस शुगर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो एल्डिहाइड होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कीटोन। तो इस वजह से हम ग्लूकोज को हम बोलते हैं एल्डिहाइड की वजह से एल्डोज, और फ्रक्टोज को कीटोन की वजह से बोलते हैं कीटोज। आपको ये मिलेगा कि कीटोज शुगर का नाम बताइए, ठीक है, आपको पूछेगा एल्डोज शुगर का नाम बताइए। याद रखना ये दोनों एक दूसरे का, देखो फॉर्मूला सेम है दोनों का, बस क्या अलग है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना जब फार्मूला सेम हो उसको आप बोलते हैं आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप अलग हो तो उसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलते हैं? तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों एक दूसरे के कौन है? फंक्शनल आइसोमर्स। याद रखना ये क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास इनवर्टेज नाम का एंजाइम होता है जो ये काम करा कर देता है कि सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब आप तैयार हैं ग्लाइकोलाइसिस समझने के कि होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस में। पहली चीज जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें आपसे पूछता है ग्लाइकोलाइसिस के कितने स्टेप्स होते हैं, तो आंसर है 10 स्टेप होते हैं। कितने एंजाइम यूज होते हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये हमारे बायोमोलिक्यूल में एक लाइन दे रखी है कि इंसान की बॉडी या लिविंग बॉडी जो भी होती है उसके अंदर हर केमिकल रिएक्शन और उसका हर स्टेप एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। बगैर एंजाइम के कोई एक स्टेप नहीं हो सकता। याद रखना, हर रिएक्शन को कराने के लिए कौन चाहिए होता है भाई? एंजाइम चाहिए। तो यहां कितने रिएक्शन के स्टेप्स हैं? तो कितने एंजाइम चाहिए होंगे? तो सही, तो 10 एंजाइम भी चाहिए होते हैं। एंजाइम भी 10, स्टेप भी 10। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम स्टेप्स। अब पहला स्टेप देखो क्या होता है, ये कुछ कहानी टाइप है। तो इंसान या एक बंदा है, एक आदमी है, एक लड़का है, उसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, उसको एनर्जी की बड़ी चाहत होती है कि मेरे पास पूरी दुनिया की एनर्जी है। जैसे होता है कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा पावर हो। अब पावर देने वाले इसको मिलते हैं कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग टाइप, ठीक है, उनके साथ दोस्ती करता है। और होता क्या है मसला, अंडरवर्ल्ड वालों के साथ एक बार ही दोस्ती सही है, दूसरी बार करोगे तो दिक्कत देखना क्या होगी। तो शुरुआत होती है कहां से? तो शुरुआत याद रखना हमारी ग्लाइकोलाइसिस की होती है ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज ये वो लड़का है जिसको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए इसको, तो अंडरवर्ल्ड के लोग इसको ताकत देंगे। और क्या ताकत देते हैं देखो, ताकत देने वाला तो भाई एटीपी तो होता है ना, तो ताकत मिलेगी। देखो एटीपी जब टूटेगा, एटीपी जब टूटेगा एडीपी बनाएगा, तब हमारे ग्लूकोज को खुशी खुशी मिलेगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और याद रखना देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद 6 फॉस्फेट, मतलब इसने फॉस्फोरस ले लिया। इस स्टेप को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाता है? फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है एनसीईआरटी में दिया है, इसका नाम हेक्सोकाइनेज। क्या नाम होता है? हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो आप कहानी बनाओ कि ग्लूकोज ये वो लड़का है जिसको दुनिया की सारी पावर चाहिए, तो अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इसको पावर दे दी, पुड़िया खिला दी इसको, ठीक है, वो पावर वाली खा ले, क्या याद रखेगा। लेकिन शर्त क्या है कि भाई एक ही बार खाओगे, दूसरी बार खाओगे तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत होगी। इसको भाई क्या था, इसके पास इसको क्या था कि भाई ये चाहता है कि हमेशा मेरे पास पावर रहे और ज्यादा से ज्यादा पावर। तो क्या एक बार में रुकोगे? नहीं रुकेगा ना। तो देखो क्या करता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के नाम से तो पकड़ा जाएगा, तो ये अपने भाई को, इसका भाई है जुड़वा भाई, को याद आ रहा हो, जुड़वा भाई है जो इसके ही जैसा दिखता है, तो अब उसकी आईडी लेके आएगा। तो देखो क्या करेगा कि पकड़ा ना जाऊं मैं और मैं एनर्जी भी ले लूं। तो ग्लूकोज अब आईडी लेकर आता है अपने भाई के, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लू की जगह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनकर आता है। तो अंडरवर्ल्ड के लोग पहचान नहीं पाते इसको, क्योंकि अब जो ये अपनी आईडी कार्ड लेकर आए किसकी, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो कहां है वो लड़के वो, हाँ, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो एनर्जी लेकर भाग गया था, लेकिन भाई उसी को चाहत होता है एनर्जी की। अब वो क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसको कराने वाला जो एंजाइम होता है आइसोमरेज होता है। नाम से याद रखना, आइसोमर बनाना है तो आइसोमरेज। तो अब क्या पहचाना जाएगा? नहीं ना, इसका तो काम बन गया भाई, तो खुशी खुशी बल्ले बल्ले। अब देखो बल्ले बल्ले क्या होगा इसके साथ, वही ये आया क्यों है, ये आईडी चेंज करके बताओ, क्या लेना है? एनर्जी। तो ये देखो क्या करेगा, इसको एनर्जी दे देंगे ये लोग, एटीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा, सही है। तो 6 की जगह अब 2 बार आ जाएगा। और पकड़ा ना जाए तो इसने छठी जेब में रखा था ना, 5वीं जेब में नहीं रखेगा तो पकड़ा जाएगा ना, चौथी में रखेगा ना, तीसरी ना दूसरी, पहली जेब में रखेगा, क्योंकि 6 कार्बन है ना, 6 जेब है इसके पास, तो छठी में रखकर लाया था 6 फॉस्फेट पर। अब की बार जो फॉस्फेट रखेगा ये देखो कहां रखेगा, फ्रक्टोज। पकड़ा ना जाए तो 6 के बगल में नहीं रखेगा, कहीं दोनों आपस में टकराने के बाद आवाज करने लगे तो दूर रखेगा कि भाई पकड़ा ना जाऊं मैं, दोनों बाटली जो लेके जा रहा हूं मैं। तो 1,6 बाइफॉस्फेट, कोई बात नहीं, 20 बाइफॉस्फेट।
ठीक है, याद रखना। लेकिन शर्त क्या थी, अंडरवर्ल्ड के लोगों की शर्त क्या थी भाई, एक ही बार लेके जाना, वरना तुम्हारी जिम्मेदारी जो तुम्हारे साथ होगा। जैसे ही इसने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। अब देखो यहां से कहानी में आएगा, अब लड़कों ये पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? पागल। पागल का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है पागल का फुल फॉर्म? फॉस्फो ग्लिसरीन एल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसरीन एल्डिहाइड। कोई दिक्कत हो रही है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बाइफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरीन एल्डिहाइड। अब देखो जो फॉस्फोग्लिसरीन एल्डिहाइड है, PgAl, P से फॉस्फो, G से ग्लिसरीन और Al से एल्डिहाइड है। ठीक है, पागल हो गए, दो बार खाली ना वो चीज एनर्जी वाली, लेना एक ही बार थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, लालच का देखो अंजाम क्या हुआ इसके साथ। पागल हो गया तो घर वालों ने इसको घर से बाहर निकाला और ना एक रफ भाषा में, देसी भाषा में पीटने को बोलते हैं, आपने धप लगाया, चांटा मारने को क्या बोलते हैं? धप। धप का शॉर्ट देखो, शॉर्ट फॉर्म क्या है? धप। धप का फुल फॉर्म हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी, ए से एसीटोन और पी से फॉस्फेट। पिटाई लगा दी, मतलब इसकी खूब लगाया इसकी पिटाई के, भाई तूने ऐसा क्यों किया? पहले तो बेचारा पागल हो चुका है, फिर भी उसको पीटा जाता है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो लड़कों क्या होता है यहां पर देखिए, ये जो हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड था फ्रक्टोज, ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, बिखर जाता है बेचारा। इसके साथ बड़ा क्या हो रहा है, ये ट्रेजिक इंसिडेंट हो रहा है, ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 टुकड़े कर दिएगा घर वालों को, पागल हो गया था, 2 टुकड़े हो गए इसके। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, लेकिन भाई पागल है, घर का ही तो बंदा है, तो भाई थोड़ी इसके साथ क्या करते हैं, रहम दिखाया जाता है। और रहम दिखाने वाले सबसे पहले इसके बापूजी होते हैं। कौन होते हैं? तो अब यहां से आते हैं इसके बापूजी, BPGA, बापूजी। आइए, ठीक है, तो बापूजी इसका इलाज कर रहे हैं, और बापूजी का फुल फॉर्म क्या है? बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। एनसीईआरटी में ग्लिसरेट दे रखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आयनिक फॉर्म में ग्लिसरेट बोलते हैं। ठीक है, तो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब पागल का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर ही तो होगा। यहां डॉक्टर का नाम है डॉक्टर नदीम। क्या नाम है? नदीम का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा NAD। तो पागल का इलाज कौन करता है भाई? डॉक्टर नदीम। लेकिन डॉक्टर नदीम कहते हैं भाई इलाज तब करेंगे जब आप हमें एक चेक काट के देंगे, चेक, और चेक का नाम होता है NADH। इसको मैंने चेक क्यों बोला, अभी आपको आगे चल के पता चलेगा कि एक NADH2 के चेक को जब तोड़ोगे तो इससे 3 ATP निकलती है, तो इसको चेक बोला जाता है। तो डॉक्टर ने इलाज करने के लिए बाबूजी के हाथ में क्या दिया पहले डॉक्टर नदीम ने? एक चेक लिख दिया। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो बापूजी ऑपरेशन थिएटर में खड़े साथ साथ। अब देखो क्या होगा कि बापूजी बेचारे परेशान, तो इनसे बोला जाता परेशान मत होइए कि आपके बेटे ने जो खाया था वो अब देखो हम निकाल के दिखाते हैं। ऑपरेशन चल रहा था, क्या खाया था उसने? क्या खाया था? ATP खाया था ना, तो अब देखो इससे ATP निकाला जाएगा। भाई डॉक्टर ने पैसे लिए ना, तो पहली पुड़िया निकाल के दी जाएगी, देखो आपके बेटे ने खाया था। बैठिए आराम से, और बापूजी आप आराम से पानी पीजिए, पानी पीजिए, आराम से बैठिए, हम है ना कर लेंगे। तो डॉक्टर नदीम ने क्या करा? तो डॉक्टर नदीम ने बोला भैया मैं हूं ना, मैं देखूंगा। ठीक है, तो डॉक्टर नदीम ने अपना चेक काटा, बापूजी के हाथ में दिया, बापूजी को कहा बैठिए आराम से पीजिए, देखिए आपका बेटा क्या खाया हुआ था। ठीक है, तो पीजिए। ये सारा काम चल रहा है किसमें? ये सारा काम चल रहा है आपके रूम नंबर 3 में। जो हॉस्पिटल का कौन सा रूम नंबर है जहां ये ऑपरेशन चल रहा है? 3। तो पीजिए। अब ये बंदा ये दोबारा से ये हरकतें ना करे, इसका रूम नंबर चेंज किया जाता है। 3 पीजिए से कहीं इसको अंडरवॉल दोबारा से उठा ना ले। और पीजिए का फुल फॉर्म होता है यहां पर फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। क्या नाम होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये अल्फाज याद रखिएगा। ठीक है,
तो पीजीए से 2 पीजीए में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है फाइनली यहां पर, तो आप देखेंगे ये सारा ऑपरेशन अंदर चल रहा है ना, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन जैसे ही पूरा करेंगे डॉक्टर लोग, तो वो भी तो थक गए होंगे ना ऑपरेशन करते करते। सबसे पहले बैठकर पानी पिएंगे, ठीक है, रूम नंबर चेंज कर दिए, पहले पिएगा पानी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाइट, उसमें आवाज आएगी क्या? टीप। ठीक है, तो लाइट की आवाज क्या आएगी? टीप। टीप का फुल फॉर्म है यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और डॉक्टर लोग बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है अपने आप को जरा दिखाने के लिए कि हम कुछ कर आए। क्या करने गए थे? अंदर पुड़िया निकालने गए थे ना, पेट से वो जो खाया था वो, तो वो हाथ में लेकर निकलेंगे एटीपी को, क्योंकि 2 पुड़िया खाया था ना। एक तो बाबूजी के हाथ में दे दी थी उसने पहले शुरुआत में, ये दिखाने के लिए मैं आपके बच्चे का ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो पहली पुड़िया तो उसी वक्त दे दी थी उसने, और दूसरी पुड़िया ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो लाइट लगी है पीईटी, उसको बजते ही बाहर निकलेंगे। कौन सी पुड़िया लेकर हाथ में? एटीपी की पुड़िया। और फाइनली बोला जाता है कि पीए फॉर पागल सही हो गया भैया। पीए मतलब पाइरुविक एसिड, कि भाई पागल क्या हो गया? सही हो गया, खुशी का मामला। ठीक है, तो अल्फाज याद रखना। अब इसमें देखो तुमसे क्या क्या चीजें पूछी जा रही। देखो यहां जो रिएक्शन है पागल से कितने कार्बन के लिए हुई? लेकिन ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, बाकी 3 कहां गए? आप बोलेंगे धप्पा में गए बाकी 3। तो यहां से जो रिएक्शन है लड़कों, जो यहां से रिएक्शन है, यहां से ये रिएक्शन, क्या ग्रीन पेन दिख रहा है? देखना, यहां से ये रिएक्शन 2 बार चलेगी। कितनी बार? यहां से रिएक्शन चलना स्टार्ट होगी कितनी बार? 2 टाइम्स। तो बताओ तो एटीपी कितना बनेगा? पीजीए भी कितना बनेगा? ठीक है, ये 3 जो है ये 3 नंबर है फॉस्फो का, ठीक है। 2 पीजीए भी कितनी बार बनेगा? पानी भी कितनी बार बनेगा? और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी कितनी बार बनेगा? 2 बार। एटीपी भी कितनी बार बनेगा? और पाइरुविक एसिड भी कितनी बार बनेगा? ग्लाइकोलाइसिस की परिभाषा है कि ग्लूकोज टूटता है और 2 मोल पाइरुविक एसिड बनाकर देता है, ठीक है। कितने एसिड? 2 मोल पाइरुविक एसिड के तैयार होते हैं। अब आपसे इसमें क्या क्या पूछता है? आपसे पूछता है कि बताओ टोटल एटीपी कितना बना? टोटल एटीपी, तो आप देखो 2 एटीपी यहां बना, 2 एटीपी ऊपर बना, तो टोटल कितना बना? 4। लेकिन आंसर में आपको 2 मिलेगा। क्यों? देख अभी रुकेंगे, क्योंकि देखो शुरुआत में ये पुड़िया खाया भी तो था, 2 एटीपी खा भी तो लिया था ये, तो 2 एटीपी क्या हो जाते हैं? 2 एटीपी याद रखिएगा, तो टोटल एटीपी प्रोड्यूस और एटीपी यूज्ड कितने होते हैं? 2। तो आपसे पूछेगा नेट कितना एटीपी बनता है? ये 2022 का सवाल। नेट एटीपी बनता है 4 - 2 मतलब 2 हो जाएगा। 2 एटीपी तैयार होगा, 4 बना, 2 इस्तेमाल हो गया, 2 ही तो बचा। अच्छा, NADH2 कितना तैयार होता है? 2 बार रिएक्शन चली थी ना, तो डॉक्टर नदीम ने भी 2 चेक काट के दिए होंगे, है ना। तो 2 NADH बने होंगे, और आपको मालूम है एक NADH2 से कितनी एटीपी? 3। तो 2 से कितनी हो जाएंगी? 6। तो टोटल 6 एटीपी यहां बनी, 2 यहां बनी। तो आपसे पूछेगा ग्रॉस थोक में टोटल मिलाकर कितनी एटीपी बनी? ग्रॉस में बनी टोटल 8। नेट एटीपी कितनी बनी? 2। ये अल्फाज याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था कौन? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद दूसरा क्या होने वाला है अब देखेंगे। अब जो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में आपको ये क्लियर हो गया 10 स्टेप की रिएक्शन, 10 एंजाइम, को पूरी कहानी देगी पागल होते हुए। बापूजी आए, बापूजी ने पीजीए किया, वो सब कुछ किया, है ना। एक बार इसको देखेंगे भी दोबारा से वीडियो। अब देखो क्या होता है, जो हमारा पाइरुविक एसिड है, जो हमारा पाइरुविक एसिड होता है, इसके पास दुनिया में अपना कैरियर बनाने के लिए 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप क्या क्या होते हैं?
एक तो होता है कि ये किसमें चला जाए, फर्मेंटेशन में। किसमें चला जाए, फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में जाए और क्या बना दे, इथेनॉल। दूसरा इसके पास रास्ता होता है कि कैरियर बनाना चाहता है। तो एक तो है कि भाई शराब की फैक्ट्री खोल करती है। दूसरा फर्मेंटेशन की जगह क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर दे। और तीसरा होता है एक अच्छे रास्ते पर चले और एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए। ये अच्छा रास्ता क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें इसको सवाब ज्यादा मिलेगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो ये दोनों खराब रास्ते हैं। एसिड बना रहा है एक जगह, शराब बना रहा है बैठकर, तो देखो क्या हो रहा है। तो दोनों जगह जो एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, दो। ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं एनएरोबिक प्रोसेसेस। कैसे प्रोसेसेस, एनएरोबिक। फर्मेंटेशन जो इथेनॉल के लिए होता है, ये हम कराते हैं ईस्ट की बॉडी में। किसकी बॉडी में, ईस्ट। ठीक है, जो खमीर कहलाता है ईस्ट। ईस्ट का पाउडर आता है, बेकिंग पाउडर, ईस्ट। ठीक है, ऐसे ही जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, ये इंसान में होता है जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कभी कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, मसल्स में हमारे दर्द होने लगता है। क्यों, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। उस वक्त ऑक्सीडेशन कैसा हो जाता है हमारी बॉडी में भी, एंड ठीक है। तो अगले लेक्चर में अब हम यही देखने वाले हैं कि फर्मेंटेशन कैसे होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये हम अगली क्लास में, ठीक है, ओके, यहां तक छोड़ दें इसको।